मुझे वह तारीख अच्छी तरह याद है। 4 मार्च 2006। मैं कोलकाता में था और हैप्पी के घर पहुंचने ही वाला था। सुबह से ही बड़ी कुलमुलाहट हो रही थी, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से 3 साल बाद मिलने जा रहा था, जिनको एक ज़माने में गैंग ऑफ 4 कहा जाता था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद मनप्रीत, अमरप्रीत, हैप्पी और मैं पहली बार मिलने वाले थे। हॉस्टल में पहले साल हैप्पी और मैं ए ब्लॉक भवन के चौथे माले पर अलग अलग कमरों में रहते थे। एक ही माले में रहने के कारण हम एक दूसरे को पहचानते तो थे, लेकिन कभी एक दूसरे से किसी तरह की बातचीत नहीं करना चाहते थे। मैं उसे अच्छा लड़का नहीं समझता था, क्योंकि उसे लड़ाई मोल लेना और अपनी मार्कशीट पर लाल रंग जुतवाने का बड़ा शौक था। लेकिन दुर्भाग्य से सेकेंड ईयर की शुरुआत में मैं हॉस्टल देर से लौटा और तब तक सभी कमरे दूसरे छात्रों को दिए जा चुके थे। मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था कि मैं हैप्पी का रूममेट बन जाऊं। और चूंकि ज़िंदगी अजीब होती है, चीज़ें नाटकीय ढंग से बदली और हम सब अच्छे दोस्त बन गए। जिस दिन हमारा पुनर्मिलन तय हुआ, उस वक्त हम 2 सालों से टीएससी कंपनी में काम कर रहे थे और कंपनी के लंदन प्रोजेक्ट पर काम करते हुए मज़ा उठा रहे थे। हैप्पी को 6 फुट की लंबाई, भरा भूरा शरीर और बला की सुंदरता मिली थी, और हैप्पी हमेशा खुश रहता था, अपने नाम की तरह। मनप्रीत, जिसे हम एमपी बुलाते, गोल मटोल, गोरा चिट्ठा और स्वस्थ था। स्वस्थ शब्द इस्तेमाल करने का कारण यह है कि अगर मैं उसके लिए सही शब्द मोटा इस्तेमाल करूं, तो वह मुझे मार डालेगा। वह हम लोगों में पहला व्यक्ति था जो हॉस्टल में कंप्यूटर लेकर आया, और उसकी उस मशीन ने न जाने कितने कंप्यूटर गेम हमने खेले। असल में यही कारण था कि हैप्पी और मैं उससे दोस्ती करना चाहते थे। एमपी काफ़ी पढ़ाकू था। उसने स्कूल के दिनों में गणित ओलंपियाड जीता था और वह हमेशा उस बारे में डींगे हाँका करता था। वह मोदी नगर का रहने वाला था, लेकिन जिस समय हम फिर से मिल रहे थे, वह बंगलुरु में ओक्केन के साथ काम कर रहा था। अमनदीप का नामकरण एमपी ने रामजी किया था। मुझे पता नहीं था उसका यह अजीब नाम कब और क्यों पड़ा। हो सकता है शायद इसलिए क्योंकि वह स्वभाव से सीधा साधा था। हॉस्टल में हम लोगों के विपरीत वह बिल्कुल निशाचर नहीं था, और उसके कमरे की बत्तियां ठीक 11 बजे बुझ जाती थी। कभी कभार एमपी, हैप्पी और मैं उसके कमरे के सामने 11 बजे से कुछ सेकंड पहले खड़े हो जाते और गिनती शुरू कर देते। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और रामजी सो जाता। अमरदीप के बारे में बस एक ही रहस्यमय बात थी कि वह साइकिल पर बैठकर कहीं जाता था हर इतवार। उसने हमें कभी नहीं बताया कि वह कहाँ जाता था। जब भी हमने उसका पीछा करने की कोशिश की, उसे न जाने कैसे पता चल जाता और अपना रास्ता बदलकर हमें छका देता। आज भी हम में से कोई इस बारे में नहीं जानता। उस आदमी के बारे में सबसे अच्छी बात यह थी कि वो बहुत ही साधारण इंसान था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह हमारे इंजीनियरिंग बैच में आखिरी सेमेस्टर का टॉपर था। वह हमारे ग्रुप की शान था। कॉलेज के बाद हम सब जीवन के ढर्रे में काफ़ी बंध चुके थे। एक दिन हमें पता चला कि हैप्पी लंदन से 2 हफ्ते के लिए आ रहा था। सब फिर से मिलने के लिए उत्साहित थे। कोलकाता में हैप्पी के घर पर 4 मार्च 2006 हमने फैसला किया। आखिरकार उस निर्धारित तारीख को मैं हैप्पी के घर की सीढ़ियाँ तेज़ी से चढ़कर ऊपर गया। दोपहर के 12:30 बजे मैंने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर बुलाया। चूँकि मैं उसके घर कई बार जा चुका था, तो वो मुझे अच्छी तरह जानती थी। हैप्पी के घर में बहुत अधिक औपचारिकताएं नहीं होती थी। मैं जब पानी पी रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि हैप्पी घर में नहीं था और उसका सेल फ़ोन स्विच ऑफ था। खूब
और उसने मुझे कहा था कि देर मत करना। मैं अपने आपस में बुदबुदाया। कुछ देर बाद फिर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खोलने के लिए मैं अपनी कुर्सी से उठा क्योंकि हैप्पी की माँ किचन में थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो इस तरह का शोर शराबा होने लगा, हो हुर्रे हे। नहीं, ये हैप्पी नहीं था। एमपी और अमरदीप आए थे। 3 साल बाद कॉलेज के अपने दोस्तों से मिलना ऐसा उत्तेजक और पागलपन भरा होता है कि आपको इसका अंदाज़ा नहीं रहता कि आप किसी और के घर में हैं, जहाँ आपको कुछ शिष्टाचार दिखाना चाहिए और शांत रहना चाहिए। लेकिन फिर इस पुनर्मिलन का सारा कारण ही यह था कि कॉलेज के दिनों को याद किया जाए, और वह उसकी बेहतर शुरुआत थी। जब ड्राइंग रूम में हम सोफे पर बैठे तब एमपी ने हैप्पी के बारे में पूछा। वह अपने घर में भी समय पर नहीं है, मैंने एमपी की ओर देखते हुए कहा, और फिर हम हंसने लगे। अगले करीब आधे घंटे तक हम तीनों बातें करते रहे, एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहे और हैप्पी की माँ का बनाया हुआ लंच उड़ाते रहे। हाँ, हमने हैप्पी के बगैर ही खाना खाना शुरू कर दिया था। यह सुनने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे पास इसका ठोस कारण था। उसके बारे में यह कोई नहीं बता सकता था कि वह कब आएगा, इसलिए इंतज़ार का कोई मतलब ही नहीं था। कुछ देर बाद फिर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दरवाज़ा हैप्पी की माँ ने खोला। हैप्पी वेट! एमपी डाइनिंग टेबल से उठते हुए चिल्लाया। अमनदीप और मैंने एक दूसरे को देखा क्योंकि जब एमपी हैप्पी को गले लगा तो ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। हमें याद आया जब वे पहरों बैठकर शराब पीते थे तो कैसे रोने लगते थे, जब उनके दिमाग की बत्ती गुल हो जाती थी और दिल बातें करने लगता था। अमनदीप और मैं अपना कोक पीते हुए उसकी भावुकता के मज़े लिया करते थे। हम सब खड़े हुए, बारी बारी से उसके गले लगे और फिर खाने में लग गए। उस दिन खाना बहुत स्वादिष्ट बना था, या शायद इसलिए कि हम लोग बहुत दिनों बाद साथ साथ खाना खा रहे थे। खाने के बाद हम दूसरे फ्लैट में चले गए। यह उसी बिल्डिंग में कुछ माले ऊपर था। यह हैप्पी के परिवार का दूसरा फ्लैट था, जो रिश्तेदारों और हम जैसे दोस्तों के लिए था। अंदर जाते हुए हम एमपी के एक चुटकुले पर हंस रहे थे, और शायद उस समय भी हंस रहे थे जब हम ड्राइंग रूम में बड़े से काउच पर धंसे हुए थे। बाहें फैलाए छत की दीवार की ओर देखते हुए हम खुला खुला महसूस कर रहे थे। कुछ देर तक तो कोई कुछ नहीं बोला, और फिर हैप्पी के ठहाके के बीच बातचीत फिर से शुरू हुई। मेरे ख्याल से उसे राम जी से जुड़ा कोई प्रसंग याद आ गया था। उस शाम हम चारों ने उस फ्लैट में ज़बरदस्त समय बिताया। हम अगले पिछले जीवन के बारे में बातें करते रहे, कॉलेज की इन खूबसूरत नहीं दिखने वाली लड़कियों के बारे में, कंप्यूटर पर देखी गई अश्लील फिल्मों के बारे में, विदेशों के अपने अपने अनुभव के बारे में, और भी बहुत सारी बातें। तो तुमको यूरोप अधिक अच्छा लगता है या अमेरिका? हैप्पी ने उठते हुए मुझसे पूछा। यूरोप, मैंने लेटे लेटे छत की ओर देखते हुए जवाब दिया। क्यों? अमरदीप ने पूछा। वह अक्सर हर बात के पीछे के कारण को जानने में दिलचस्पी रखता था, लेकिन उसने यह कभी नहीं बताया कि हॉस्टल के दिनों में वह हर इतवार को जाता कहाँ था। यूरोप का अपना इतिहास है। जब आप देश बदलते हैं तो भाषा बदल जाती है, खाने की कला और स्थापत्य कला, सफ़र के बेहतरीन साधन, दिलकश नज़ारे, यूरोप में सब कुछ शानदार है। मैंने बताने की कोशिश की। तुमने अमेरिका में यह सब नहीं देखा? चीज़ें हैं, लेकिन आने जाने के साधन उतने अच्छे नहीं हैं जितने यूरोप में हैं। अमेरिका के ज़्यादा हिस्से में आप और आपकी गाड़ी ही विकल्प होते हैं। केवल न्यूयॉर्क इसका अपवाद है। आपको वहाँ उतनी भाषाएं नहीं सुनाई देंगी जितने आपको यूरोप में सुनने को मिलती हैं। मेरा कहना यह है कि अमेरिका बहुत विकसित है, लेकिन यूरोप को मैं ज़्यादा वरीयता दूंगा। अमरदीप ने सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि उसका सवाल खत्म हुआ। आईटी क्षेत्र की यह सबसे अच्छी बात है अमरदीप।
हमें बहुत सारी जगहों पर जाने का मौका मिल जाता है, जिनके बारे में कॉलेज के दिनों में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हम एक दूसरे का साथ पाकर खुश थे। आखिर कॉलेज में फेयरवेल की रात के बाद उस दोपहर हम घंटों बातें करते रहे और शाम को कहीं बाहर घूमने के बारे में सोच रहे थे कि हमें महसूस हुआ कि हम कितने थक गए थे और हमें बड़ी शिद्दत से आराम की ज़रूरत थी। मुझे याद नहीं कि हम में से उस दोपहर सबसे पहले कौन सोया। उठो गधो, 6:30 बज चुके हैं। कोई हमें सपनों की दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। हॉस्टल में हमसे अमरदीप सबसे पहले उठता था, तो जाहिर है वही हम सबको उठाता था। इसलिए हम जानते थे कि वह हमारा सुबह सवेरे का अमरदीप था। तो भी यह कैसे अच्छा लग सकता है कि कोई आपका दरवाज़ा पीटकर आपको बिस्तर से उठा दे। हम इंसानों की प्रकृति भी बड़ी विचित्र है। जब हम सोए होते हैं तो उस आदमी से नफ़रत करते हैं जो हमें जगाने की कोशिश करता है। बाद में उसी इंसान को प्यार करते हैं क्योंकि उसने सही काम किया। हमेशा की तरह अमरदीप अपने अभियान में सफल रहा। शाम के 7 बज चुके थे। अमरदीप और एमपी पहली बार उस शहर में आए थे, इसलिए हमने तय किया कि कोलकाता की सड़कों की खाक छानी जाए। हम तैयार हुए और गैराज से हमने मोटरसाइकिलें निकाली। एमपी और मैं स्प्लेंडर पर बैठे, हैप्पी और अमरदीप पल्सर पर। किसी स्थान पर हमने कुल्हड़ में चाय का मज़ा लिया। जब एमपी ने पूछा हम घर कब तक जाएंगे, तब तक 10:30 बज चुके थे। चिंता की कोई बात नहीं, मेरे पास ऊपर के फ्लैट की चाबी है, हम जब चाहे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हम 1 बजे से पहले नहीं जाएंगे। हैप्पी ने अपनी आइस टी का आखिरी घूंट भरते हुए कहा। और तब तक हम यहाँ रहने वाले हैं? अमरदीप कुछ चिंतित दिखा। अमरदीप और 11 बजे उसके सोने का समय मुझे याद आया, लेकिन मैंने इस बात की ओर दूसरों का ध्यान नहीं दिलाया। हैप्पी ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हम उसी जगह चलें? ओहो, उस जगह? इससे पहले कि एमपी का दिमाग कुछ गंदी बातें सोचता, मैंने तस्वीर साफ कर देने की सोची। महानुभावों, हम एक बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हैं और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम दोनों को भी वह जगह। मैं अपनी बात समाप्त करने ही वाला था कि एमपी का धीरज जवाब दे गया। उसने मेरी बात काटते हुए कहा, ओह हाँ, मैंने सुना है कि चंद्रमुखी पश्चिम बंगाल की ही थी। तो क्या हम लोग योजना बना रहे हैं कि? उसकी कुटिल मुस्कान और शरारती आंखों ने उसके सवाल को पूरा कर दिया। बदमाश कहीं के, हैप्पी ने हंसते हुए कहा। ज़्यादा मत सोचो एमपी, बस हमारे पीछे पीछे आओ। मैंने बात पूरी की। बिना किसी को कुछ बताए हम अपनी मोटरसाइकिल पर बैठे और उस स्थान की ओर चल पड़े। अभी आधी रात भी नहीं हुई थी कि हम उस जगह पर पहुंचे। वहाँ हवा कुछ ठंडी थी। पहली नज़र में ऐसा लगा था जैसे हम किसी झोपड़पट्टी में हो। वहाँ एक पुराना सा गैराज था जिसका शटर गिरा हुआ था। उसके बाहर कुछ ट्रक खड़े थे। उसके ड्राइवर शायद सो रहे थे। हमने ट्रक के पीछे मोटरसाइकिल खड़ी की और गैराज की दाईं तरफ एक पतली सड़क पर चलने लगे। वहाँ ठीक से रोशनी नहीं थी, एकदम शांति थी। हमारी आवाज़ और चलने की आवाज़ तेज़ी से गूंज रही थी। कीड़ों की आवाज़ें उस जगह की भयानकता को और बढ़ा रही थी। एमपी को कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे नहीं लगता है कि उसने सचमुच कोई आवाज़ सुनी भी हो। हो सकता है उसका कमज़ोर दिल ही तेज़ी से धड़क रहा हो। श्श, वे जाग जाएंगे, हैप्पी ने अपनी उंगली को होठों पर लाते हुए कहा। कौन? अमरदीप फुसफुसाया। सामने लोग ज़मीन पर लेटे हुए हैं, ध्यान से देखकर चलो, हैप्पी ने कहा।
लोग लोग सड़क पर सो रहे हैं। अमरदीप कुछ धीरे धीरे चलने लगा। वे आसपास के मछुआरे थे, कुछ सो रहे थे और कुछ देसी शराब के नशे में टुन्न पड़े थे। अचानक सड़क एक कांट के बड़े रास्ते के पास आकर रुक गई। वहाँ सीढ़ियों जैसा कुछ था जो नीचे की ओर जा रहा था और हमें दूर से एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे पानी किनारों से टकरा रहा हो। कीट पतंगों की आवाज़ों को पीछे छोड़ते हुए हम उस रास्ते पर उतरने लगे। कुछ ही सेकंड में हम अपनी मंजिल पर थे। यह हुगली नदी थी और हम उसके तट पर खड़े थे। अमरदीप और एमपी का डर खुशी में बदल गया। हमने अपनी बाहें फैलाकर गहरी लंबी सांस ली। ताज़ी ठंडी हवा अंदर लेते हुए हम उस जगह की खूबसूरती से मदहोश थे। उसी समय हैप्पी बोल पड़ा, तो उसने अमरदीप की ओर देखते हुए पूछा, क्या? जवाब में अमरदीप ने पूछा, क्योंकि उसे हैप्पी के तो का मतलब तो समझ में नहीं आया। तो कैसी लगी ये जगह? झक्कास। ओहो, यह जगह? मैं इससे बेहतर जगह के बारे में नहीं सोच सकता। यह तो स्वर्ग है। और एक बार फिर ठंडी हवा के झोंके ने हमें घेर लिया। हम बंदरगाह पर ही बैठ गए। उसी समय चर्चा शुरू हो गई, एक गंभीर चर्चा, एक ऐसी चर्चा जिसने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। इसकी शुरुआत एक और तो से हुई। तो अमरदीप ने इस बार हैप्पी की ओर देखते हुए कहा, क्या? हैप्पी ने अपनी ठुड्डी उठाते हुए पूछा। अगली खास बात क्या है? अमरदीप ने पूछा। तुम्हारा मतलब डिनर से है? एमपी बीच में बोल पड़ा। नहीं, मेरा मतलब ज़िंदगी की अगली महत्वपूर्ण चीज़ से है। स्कूल की पढ़ाई हो गई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हो गई, अच्छी खासी नौकरी भी मिल गई, विदेश भी हो आए, बैंक में पैसा जमा होता जा रहा है। मील का पत्थर क्या है? हाँ, मैं समझ गया कि तुम क्या बात कर रहे हो। अपनी पहले से उठी हुई ठुड्डी मेरी तरफ घुमाते हुए हैप्पी ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। इससे पूछो, उसने कहा। सब मेरी ओर देखने लगे। मुझे पता नहीं कि तुम लोग जीवन के बारे में घर में क्या हो रहा है, लेकिन मेरे मम्मी पापा तो जैसे पागल हो रहे हैं। वे मेरे पीछे किस तरह पड़े हुए हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्या मैं अकेले अच्छी तरह से नहीं रह सकता? अमरदीप ने पूछा। तो क्या तुमने या तुम्हारे परिवार ने कुछ तय कर लिया? मैंने उससे पूछा। नहीं, मेरी कहानी भी तुम लोगों की तरह ही है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक दिन हम लोगों को अपने अपने जीवन साथी के साथ घर बसाना होगा। कब तक हम लोग माता पिता के सवाल को टालते रहेंगे? हमको लेकर उनकी और भी बहुत कुछ उम्मीदें हैं, कुछ सपने हैं। मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो अमरदीप, लेकिन क्या तुम सचमुच अपनी पूरी ज़िंदगी किसी के साथ बिताने के लिए तैयार हो? मेरा मतलब है कि हॉस्टल में 4 साल के दौरान ऐसे कई मौके आए जब हम एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना पड़ा। यह तो जीवन भर के लिए होगा। लेकिन देर सवेर हमें यह करना तो होगा ही ना, अमरदीप बोला। अगर हम इसी तरह से रह गए तो क्या होगा? एमपी बोला। जरा कल्पना करो कि 60 साल की उम्र में तुम अकेले रह रहे हो। जीवन इतना आसान नहीं है। यह एक यात्रा है और जीवन साथी के साथ इसे सबसे आसानी से पूरा किया जा सकता है, अमरदीप बोला। उस रात नदी किनारे हम चारों ने इस मसले पर बड़ी गंभीरता से चर्चा की। शायद पहली बार हमने महसूस किया कि हम इतने बड़े हो गए हैं कि इसके बारे में बातें कर सके। फिर और बातों को लेकर भी चर्चा हुई। प्रेम विवाह या अरेंज मैरिज, माँ बाप की पसंद से या अपनी पसंद से। अब यह तो निजी पसंद का मामला है।
अब चूँकि हम अपने पैरों पर खड़े हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे माता पिता हमारे फैसले पर किसी तरह का ऐतराज़ करेंगे। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहूँगा, लेकिन पिछले 1 साल से मैं विदेश में हूँ और पता नहीं शायद अगले 1 आध साल में भारत लौटूंगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे लिए शादी के बारे में कुछ योजना बना पाना बहुत मुश्किल है और मेरे जैसे आदमी के लिए किसी ऐसी लड़की के साथ घर बसा पाना संभव ही नहीं है जो हिंदुस्तानी ना हो। हिंदुस्तानी भी छोड़ो, उसे सबसे पहले पंजाबी होना चाहिए, मैंने कहा। रात के 1:30 बज चुके थे। हमारे खाली पेटों ने हमारे दिमाग को अपने वजूद की याद दिलाई। अमरदीप ने कहा, अब काफ़ी देर हो चुकी है और मुझे बेहद भूख भी लगी है, घर चलते हैं। कहते हुए वह खड़ा हो गया। फिर एमपी ने पूछा, तो वह पहला आदमी कौन है? जब हम अपने कपड़ों की धूल झाड़ रहे थे। सबसे पहले शादी करने वाला या वेबसाइट पर सबसे पहले अपनी प्रोफाइल डालने वाला? हैप्पी ने हंसते हुए पूछा। दोनों। मुझे लगता है कि हैप्पी ने मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, पता नहीं क्यों। सुबह के करीब 4 बज चुके थे। हम खाना खाकर सोने चले गए। बहुत समय बाद मैंने उस तरह नींद का आनंद लिया जिस तरह हम हॉस्टल में लिया करते थे। वह दिन हमारे जीवन का एक यादगार दिन बन गया। अगला दिन हमने कोलकाता की कुछ मशहूर जगह को देखते हुए बिताया। वह हमारे पुनर्मिलन की आखिरी रात थी। सब मुझे छोड़ने के लिए हावड़ा स्टेशन पर आए और एक बार फिर हम चारों वैसे ही गले मिले जैसे हम कॉलेज के आखिरी दिन हैदराबाद स्टेशन पर मिले थे। सबसे पहले कौन रोने वाला है? एमपी ने पूछा। लेकिन हम सब उस अहमकाना और भावुक सवाल पर हंसने लगे। ट्रेन ने अपनी आखिरी सीटी बजाकर मुझे बुलाया था। मैं डिब्बे में सवार हो गया और गेट पर खड़ा होकर उन सबको तब तक हाथ हिलाकर विदा कहता रहा जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म से खिसकती रही। मैं अगले दिन सुबह भुवनेश्वर पहुंच गया। उसी सुबह अमरदीप और एमपी ने भी अपने अपने ठिकानों के लिए फ़्लाइट पकड़ ली। उसके कुछ देर बाद हैप्पी भी लंदन के लिए उड़ गया।